गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं। और आज हम लोग गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कल हमने जो या पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि एक तरीके से टैक्स और नॉन टैक्स के बारे में, ठीक है, और उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि शुरुआत से हमने एक तरीके से पढ़ा भी क्या था, ठीक है, ताकि आपका एक शुरुआत से रिवीजन के तौर पर देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वाला जो पीपीटी है वो अगर आपने याद रख लिया तो गवर्नमेंट बजट जो है वो आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएंगे जब आपके पास या आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले क्या है भाई, दो चीज सरकार क्या करती है, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार या तो इनकम आता है सरकार के पास, या तो सरकार खर्च करती है, ठीक है। और रिसीट जो आता है भारत सरकार के पास वो रेवेन्यू रिसीट के रूप में आता है या फिर कैपिटल रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट होता है जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट ये दोनों किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट का। और जो कैपिटल रिसीट है उसमें तीन चीज आता है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। और तीसरा क्या है, अदर रिसीट, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, डीनेशनलाइजेशन, जो सरकार कोई अपनी संपत्ति को बेचकर कमाती है पैसा, ठीक है। तो यहां हो गया कि सरकार के पास जितना भी पैसा आता है वो ये दो तरीका है। लेकिन सरकार कुछ पैसे को खर्च करती है, कुछ पैसा नहीं, बहुत पैसा खर्च करती है। तो जो पैसा आया उसको खर्च करेगी, तो दो तरीके से यहां पर बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता या सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार मान लो कि सैलरी दे रही है, तो वो सब सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे जिससे सरकार को कुछ फायदा हो रहा है, जैसे सरकार ने मशीन खरीदा, मान लो कि सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए कैंसर का मशीन खरीदा, या फिर कोई मतलब डायबिटीज को पकड़ने के लिए एक स्कैनर है, उस तरीके का कोई मशीन खरीदा गया उनके द्वारा। तो जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वहां पर वो सरकार कहीं ना कहीं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, पैसा को अर्न करने के लिए कर रहा है कि नहीं। तो ये भी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा जो होता है, एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वैसा जो पहले से एक तरीके से प्लान किया हुआ है, और नॉन प्लान जैसे कोविड अचानक से आ गया भाई, कोई फ्लड आ गया अचानक से, तो उन सब सिचुएशन पे जो सरकार खर्चा करती है वो अलग तरीके से देख के चलते हैं। बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो वो कोई जो सोचा नहीं है सरकार ने, वो अगर कुछ वैसा कुछ इंसिडेंट हो गया तो आपको देखने को मिलेगा क्या है, वो नॉन प्लान है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमने देखा था कल वाले में भी, कि जो टैक्स रिसीट होता है और टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है, कल भी मैंने बताया था, जो कि गवर्नमेंट को हमें देना होता है। कौन कौन देते हैं भाई, एक तो बिजनेस यूनिट देता है, एक हाउस होल्ड देता है, और तीसरा कौन है, इंस्टीट्यूशन जो है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जो हाउस होल्ड है, फर्म है एंड अदर इंस्टीट्यूशन जो भी पैसा टैक्स के रूप में डायरेक्टली सरकार के पास जमा करते हैं उसको हम लोग टैक्स पेमेंट बोलते हैं, और एक कंपलसरी पेमेंट है जिसको आप देने से मना नहीं कर सकते अगर आप उस कैटेगरी में फॉल अगर हो रहे हैं तो, ठीक है। इसमें तीन तरीके का टैक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। दूसरा होगा वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, और तीसरा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है ये समझना। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कि कोई इंसान अगर प्रोग्रेस कर रहा है, इनकम का अगर प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस पर टैक्स की भी एक तरीके से रेट ज्यादा देने पड़ेंगे भाई उसको इनकम टैक्स के रूप में। तो क्या बोला गया, अ टैक्स इज सेड टू बी अ प्रोग्रेसिव। एक टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव तब बोलेंगे, ठीक है, प्रोग्रेसिव तब बोलेंगे व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द इनकम। मतलब क्या हुआ भाई यहाँ पर, कि अगर किसी भी इंसान का इनकम अगर बढ़ता है तो अगर टैक्स का रेट भी बढ़ता है, टैक्स का रेट भी अगर बढ़ता है, तो वैसे टैक्स रेट सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। कि अगर इनकम बढ़ने पर उसका टैक्स का रेट भी एक तरीके से बढ़ रहा हो। जैसे मान लो कि पहले कोई 10 लाख रुपया कमा रहा था, तो 10 लाख रुपया पर उसको मान लो कि 0% टैक्स भरना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो 20 लाख रुपया कमाने लगा उसकी टैक्सेशन जो है वो 18% उसको अपना इनकम टैक्स के रूप में दिया जाने लगा। मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा सिस्टम किसी कंट्री में हो तो कौन सा है, प्रोग्रेसिव। और हमारे देश में क्या है, प्रोग्रेसिव है। जो ज्यादा पैसा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम पैसा कमाएगा वो कम टैक्स देगा। सिंपल सी बात है। दूसरा अगर देखा जाए, सो दैट द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेस ऑन द पुअर। सिंपल सी बात है।
तो अगर ऐसा कोई सिस्टम होता है तो जो पुअर होते हैं, तो पुअर के पास जो बर्डन होता है वो कम पड़ता है और रिच के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ता है, ताकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जो पैसा आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारे लोगों में किया जा सके। समझ में आ गया? प्रोग्रेसिव सिंपल वर्ड था, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। इनकम बढ़ा, टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा देखो रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है भाई? अ टैक्स इज सेड टू बी अ रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। जब ज्यादा बर्डन जो है वो पुअर के ऊपर पड़े इन कंपेयर टू द रिच। ठीक है, इसका मतलब 10 अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन द रिच एंड द पुअर इज अ रिग्रेसिव टैक्स एज इट कॉज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर। मान लो कोई अगर 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, उस पर भी टैक्स 10% का है या 20% का है, और जो 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है उस पर भी अगर 20% का टैक्स है, ठीक है, तो एक तरीके से ये सही बात नहीं है ना। तो अगर कोई देश में अगर इस तरीके का सिस्टम अगर देखने को मिल रहा है, टैक्स रेट का सिस्टम कि कांस्टेंट है, कि टैक्स का रेट बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है इनकम के घटने और बढ़ने पर, ठीक है। जब अब ये भी जैसे कि 10 लाख, अगर इसका इनकम 8 लाख हो गया तब भी वो कितना देगा भाई? 20% दे रहा है। और इसका भी इनकम मान लो 5,000 हो गया तब भी वो कितना परसेंट दे रहा है? 20%। तो एक तरीके से क्या होगा, वैसा टैक्स रेट, जब टैक्स रेट कांस्टेंट हो किसी कंट्री में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव है, ठीक है, मतलब जिससे जो पुअर्स हैं, पुअर पर एक तरीके से क्या हो रहा है? ज्यादा बर्डन पड़ रहा है और रिच पर जो है बर्डन कम पड़ रहा है, एक तरीके से, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा कि रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव क्या होता है। आगे देखो नेक्स्ट में 2 और इंपॉर्टेंट टैक्स है। एक टैक्स का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स और दूसरा का नाम क्या है, जिसको हम लोग वैट भी बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स को वैट का नाम भी देते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर वैट बोलकर चलते हैं। दूसरा कौन है? स्पेसिफिक टैक्स, किसी स्पेसिफिक कारणों पर या किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए अगर टैक्स लगाना है तो, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले क्या, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है भाई? इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक तरीके कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट, विच इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने बताया था भाई कि प्राइमरी सेक्टर पर, मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मान लो कि अब यहां पर वैल्यू एडेड मान लो प्राइमरी सेक्टर का 50 लाख आया, ठीक है, या फिर मान लो कोई कंपनी है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है, जो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है मान लो, ठीक है, कोई कंपनी है जो अपनी स्पेसिफिक वीट की प्रोडक्शन कर रही है। बहुत सारी कंपनी होती है भाई, आप जमीन लीज पर ले लिया या बहुत सारे किसानों को साथ में लेकर प्रोडक्शन करती है वीट का, फिर उसको वीट का पैकेट जो है वो ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। तो मान लो कि ये वैल्यू मतलब 50 लाख के ऊपर मान लो 10% टैक्स आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो सेकेंडरी सेक्टर होगा उसके ऊपर भी 10% टैक्स, उसी तरीके से टर्सरी सेक्टर पर भी, मतलब अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेज पर अगर टैक्सेशन जो लगाया जाए उस टैक्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू एडेड टैक्स। ये हर गुड्स के लिए नहीं है, जो खास करके नेसेसरी गुड्स है उस पर तो नहीं लगता है, जो ज्यादा एक तरीके से महंगी प्रोडक्ट है उन पर ये लगता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने बताया ना, जैसे कि जितना वैल्यू एडेड, मान लो कि किसी प्राइमरी सेक्टर ने 50 रुपया मतलब 100 रुपया का माल उसने बनाया और उसने उस माल को बनाने के लिए 50 रुपया कहीं से लिया होगा कच्चा माल, तभी उसका वैल्यू एडेड कितना निकला? 50 निकला। सिंपल सी बात है, जो हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हर एक स्टेज पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब आप सिंपल सा बोल लो, वैल्यू के ऐड करने पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का नाम देते हैं। दूसरा है भाई आपका स्पेसिफिक टैक्स। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक टैक्स? आप कभी एयरपोर्ट पर गए हो? आपका जब 25 किलो या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केजीज रहते हैं, जब उसका लगेज आपका ज्यादा हो जाए तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं कि नहीं, प्लस जीएसटी या प्लस टैक्स, तो वो स्पेसिफिक टैक्स होगा। कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा, मतलब व्हेन अ टैक्स इज लेविड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, साइज एंड अ वेट, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैक्स।
बोला भाई कि अगर मान लो कि ये ट्रक है, ये ट्रक में आप मान लो कि आप 50 किलो गेहूं ज्यादा एक तरीके से ले जा रहे हैं, जो सेट लिमिट है, हर एक ट्रक का सेट लिमिट रहता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो आपको टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो वेट से ज्यादा है, ठीक है। कभी ये जनरली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उसमें भी मान लो कि एक्सपोर्ट कर रहे हो बहुत भारी प्रोडक्ट या वेट के हिसाब से, या बहुत ज्यादा यूनिट कर रहे हो, सरकार ने बोला कि 1000 यूनिट तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 1000 यूनिट के बाद अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो 5000 यूनिट कर रहे हो, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सरकार क्या बोल रही है, आपको स्पेसिफिक टैक्स देना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो आप एक्स्ट्रा एक तरीके से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो कोई अगर टैक्स जिसके वेट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से और साइज के हिसाब से अगर लिया जा रहा है, तो एक तरीके से वो टैक्स कौन सा है? स्पेसिफिक टैक्स। सिंपल सी बात है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो कि हमारा आता है लास्ट, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये जानते हैं, डायरेक्ट जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और जो हम लोग टैक्स जो है पहले कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी गवर्नमेंट को देती है, उसको क्या? इनडायरेक्ट। डायरेक्टली कंज्यूमर ही दे रहा है, सॉरी, डायरेक्टली कौन दे रहा है? ये कौन? कंज्यूमर नहीं, वो तो इनडायरेक्टली दे रहा है ना। हाँ, हम लोग किसको डायरेक्ट दे रहे हैं? कंपनी को। कंपनी डायरेक्ट किसको दे रहा है? इसको। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कौन दे रहा है पैसा? वो तो हमारा पैसा सिर्फ पहुंचा रहा है सरकार के पास ना, मिडिल मैन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो समझ के चलना है। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन दैट फाइनल बर्डन ऑन विच इज बॉर्न, जिस पर लगता है, बाय अ पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज, कि जिस पर्सन पर टैक्स लग रहा है वही पर्सन टैक्स को भर रहा है। सिंपल सी बात। इसका लैंग्वेज समझो, अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन विच फाइनल बर्डन उसी पर लग रहा है जो उस दे रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स जो इंपोज हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो गया? एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियल बर्डन और इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन, ठीक है, बट ही सक्सीड इन द शिफ्टिंग टू द बर्डन टू द अनदर पर्सन। कि भाई जमा करने का लफड़ा तुम पालो, मैं तो बिस्किट खाने का मजा लूंगा, है ना। मैं बिस्किट खा रहा हूँ, बिस्किट पे 5 रुपए दाम था, 2 रुपए उसका टैक्स लगा, 7 रुपए हमने दिया उसको, खत्म। बाकी तुम जमा करो नहीं करो वो तुम्हारा हेडेक है, मेरा कोई हेडेक नहीं है। समझ गए? तो जनरली किसमें होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस 3 नंबर के आते हैं, बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला बात तो भाई, इट इज द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज, जिस पर लीगली इम्पोज किया गया वही पर्सन उसको दे रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इट इज द टैक्स विच इज इम्पोज ऑन वन पर्सन बट पेड बाय द अनदर। पहला हो गया जो डेफिनेशन का। दूसरा देखो, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर। आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो और आप 20% टैक्स के कैटेगरी में हो, आप ना दोगे। अब ये तुम्हें बोलोगे तुम कमा रहे हो तुम दो, हम कमा रहे हैं हम अपना देख लेंगे, ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा ही। डायरेक्ट टैक्स और जनरली क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, खास कर हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपको टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, मतलब आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जो कि इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो कोई भी कंपनी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है तो वो सब सारा टैक्स जो है वो डायरेक्टली किसको देना होता है? सरकार को। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी किसके अंदर आएगा? आपका डायरेक्ट टैक्स। तो एग्जांपल लास्ट में लिख देना, 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट यहाँ पे, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव होता है, ठीक है। लगभग समय सेम, ऐसा नहीं है कि वो बिस्किट बना रही है तो ओरियो बिस्किट बना रही है तो ओरियो पर ज्यादा टैक्स लगाएगी, और अगर ये गुड डे बिस्किट बना रहा है तो उस पर टैक्स कम लगेगा। जनरली सेम रहता है। अब मान लो कि फ्रिज है, अब ऐसा नहीं कि कोई फ्रिज बना रहा है, एक कंपनी बना रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, दूसरा कंपनी बना रहा है तो उस पर कम टैक्स लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जनरली रिग्रेसिव। तो ये जरूर याद रखना कि कभी कभी सवाल आता है 1 नंबर में भी, क्या इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है कि प्रोग्रेसिव? रिग्रेसिव, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सब पर एक समान लगता है, ठीक है। क्लियर? जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी लग गया। अब मान लो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अब वो बिस्किट एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर अलग टैक्स लेगा क्या? और कोई दूसरी कंपनी अगर बिस्किट एक्सपोर्ट करे तो उस पर अलग टैक्स लेगा? नहीं, सब पर लगभग सेम टैक्स रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव
टैक्स, मतलब टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है। टैक्स रेट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, ठीक है, चाहे आप कितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कितना भी खाओ पियो, कितना भी इनकम जनरेट करो, ठीक है। आगे देखो, आते हैं नॉन टैक्स। टैक्स वाला काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब नॉन टैक्स में ये चार चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जिससे सरकार नॉन टैक्स तरीके से पैसा कमाती थी। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो कौन है हमारा भाई? फीस और फाइन्स होते हैं। दूसरा, तीसरा क्या होता है? एस्कीट, कल भी बताया था मैंने। और चौथा होता है इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेस। सरकार के पास जो रेवेन्यू रिसीट आता है, ये किसका पार्ट है भाई? मैंने बार बार बताया, ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है ना। रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, जिससे सरकार के पास ना तो एसेट में कमी होती है और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब सरकार का दायित्व भी नहीं होता है कुछ। तो यहां पर देखो क्या है, अ फीस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर अ सर्विस दैट इट्स रेंडर टू द पीपल। जो भी सर्विस सरकार देती है हम लोगों को, जैसे कि स्कूल में आप जा रहे हो, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उस पर बहुत मिनिमम फीस रहता है, 10 रुपए साल का रहता है, 20 रुपए साल का रहता है, लेकिन एक तरीके से पढ़ाई तो हो रही है वहां पर। और जबकि वहां के टीचर को ज्यादा तनख्वाह मिलता है प्राइवेट के टीचर से, है कि नहीं? कितना गलत है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यहीं पर गड़बड़ है। सरकार को यहाँ चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि आप पढ़ाओ, अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप एक तरीके से अगले बार से निकाल दिए जाओगे, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें जिसमें सरकार बहुत सारी काम कर सकती है, लेकिन यहाँ फीस के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मान लो कि किसी ने लैंड रजिस्ट्रेशन कराया, जमीन खरीदा, तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस आप किसको देते हो? सरकार को। आपने कहीं स्टैम्प पेपर खरीदा, सरकार ने आपको एक तरीके सर्विस दिया, आप, या फिर आप मान लो कि आपका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो केस का जो फीस जाता है, तो सारी फीस जो होती है, ये हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आपको फीस कटानी होती है। आप जाओ तो आपको 100 रुपए का टोकन कटाना होता है। दून हॉस्पिटल में अगर जाओगे, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपको एक पर्टिकुलर एक पर्चा कटा के जाना होगा। तो वो पर्चा क्या होता है? एक तरीके का फीस होता है, जो कि सरकार के पास डायरेक्ट जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बाकी प्राइवेट में जाओगे तो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे वो लोग, ठीक है। जैसे कि पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट वगैरह बनाने का कोर्ट फीस हो गया, डेथ रजिस्ट्रेशन से फीस हो गया, या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब बनाने जाओगे तो म्युनिसिपैलिटी वगैरह क्या करेगा? आपसे चार्ज करेगा कुछ पैसा, बहुत मिनिमल फीस होता है, लेकिन आपको एक तरीके से देना होता है। तो वो सब पैसा। एस्कीट मैंने कल भी बताया था, एस्कीट वैसे संपत्ति या वैसा प्रॉपर्टी होता है जो इलीगल है, जिसको डिस्प्यूटेड एरिया है, और सरकार उसका इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो एस्कीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर। मतलब बिना कोई सुनवाई के, जिसपे सुनवाई चल रहा है अभी, या फिर उसको एक तरीके से इलीगल करार कर दिया गया है, किसके द्वारा? कोर्ट के थ्रू। तो उससे सरकार एक तरीके से कमा सकती है पैसा, ठीक है। फाइन्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका मान लो कि लाइसेंस नहीं है, उस पर सर पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपका फाइन कट गया, ठीक है। वो सब सारी चीजें, ठीक है। खास करके क्या, फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द, क्लियर। और लास्टली क्या आता है भाई? इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो भी सरकारी कंपनी है, उससे जो सरकार के पास पैसा आता है, जैसे कि आपको इंडियन रेलवे हो गया, नंगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो गया, भारत सरकार का है, इंडियन ऑयल भारत सरकार का है, भिलाई स्टील प्लांट जिसका भारत सरकार का है। तो एक तरीके से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं भारत सरकार के, जहां से पैसा अगर जनरेट होगा, सरकार का रेवेन्यू जो भी जनरेट होगा, वो रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई कैपिटल रिसीट के बारे में। अब मैंने बताया ना, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट में क्या था? ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा था, ना ही एसेट कम हो रहा था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब यहां पर देखो क्या याद रखना है हमें, कि यहां पर दो चीजें, कैपिटल रिसीट आर दोज पेमेंट्स, आर दोज मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग। कौन कौन भाई? पहला जो है, दीज रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी। ये सब सारे जितने भी पैसे रहते हैं, इसमें क्या क्या आता है? देखो तीन चीजें हैं, कौन कौन? रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, और अदर रिसीट, कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बोला वो समझो, क्या बोला गया? दीज रिसीट क्रिएट लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अगर सरकार मान लो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, कोई दूसरे कंट्री से अगर पैसा लेता है, तो उसे चुकाना भी तो है। तो वैसा सारा पैसा जो एक तरीके से बोरो किया गया, इसका मतलब क्या है? कि लायबल हो गया। कौन लायबल हो गया? गवर्नमेंट लायबल हो गया कि वो पैसा को सही समय पर चुकाएगा,
अगर नहीं चुकाएगा तो क्या होगा, अगली बार से उसको लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा देखो, एक तो भाई इसमें लाइबिलिटी क्रिएट होता है, बस ये बात याद रखना, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। दूसरा, दिस रिसीट कॉज द रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की एसेट को भी कम करती है। जैसे कि एसेट को क्या कर रही है, कम कर रही है। जैसे सरकार ने, मान लो सरकारी कंपनी जैसे रेलवे है, आज मान लो कि रेलवे है, तो अगर रेलवे को सरकार ने बेच दिया, ठीक है, या रेलवे का 20% हिस्सा जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप संचालन करो या आप रेगुलेट करो या आप उसको चलाओ, तो उससे जो पैसा आया, दैट पैसा इज नोन एज कैपिटल रिसीट, ठीक है, क्योंकि वो अदर रिसीट में आता है। जैसे कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हिंदी में विनिवेश बोलते हैं, ठीक है, विनिवेश, ठीक है, थोड़ा हिंदी भी पता होना चाहिए। और एक होता है डीनेशनलाइजेशन, मैंने बताया था डीनेशनलाइजेशन में क्या, जब पूरी कंपनी बेच दे और उसके बाद सरकार के पास पैसा है, तो वो भी सरकार के पास कहां से आएगा, तो किसके अंदर आएगा, रेवेन्यू का, सॉरी कैपिटल रिसीट के अंदर, कैपिटल पूंजी, ठीक है, याद रखना। तो ये दोनों चीजों से आता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, और एक तरीके से अदर रिसीट। मतलब रिकवरी ऑफ लोन, मतलब आप लोन वगैरह चुका रहे हो, तो वो पैसा आपके पास एक तरीके से आ रहा है। मान लो कि आप लोन चुकाने के लिए आपने पैसा लिया और आप उधारी को चुका रहे हो, मतलब आप लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहे हो भाई, मतलब आप लाइबिलिटी लाइबल हो उसको देने के लिए, ठीक है। यहाँ खर्चा नहीं, यहाँ पर इनकम के रूप में सिर्फ बात हो रहा है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, अगर आप बोरो कर रहे हो तब, और अदर रिसीट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और डीनेशनलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमारा क्या खत्म हुआ भाई, हमारा क्या खत्म हुआ बताओ? हमारा ये खत्म हुआ कि भाई जो बजट होता है, अभी भी एक बार में बता रहा हूं, बजट जो होता है वो कितना, दो तरीके का, एक होता है रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। रट जाओ भाई, अब रिसीट होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट में ये दोनों कंप्लीट कर दिया हमने, कौन कौन सा, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। कल जो हमारा पूरा फोकस होगा वो एक्सपेंडिचर पर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल खत्म करेंगे चैप्टर को, डेफिसिट, घाटा सरकार का क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है। हाँ, फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज हैं, उनको हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया भैया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद।